नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और आज एक बहुत बड़ा हादसा, सोनभद्र में हादसा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे का संज्ञान लिया, घायलों को उचित इलाज मिले इसके निर्देश दिए। स्थानीय प्रशासन को सीएम योगी का निर्देश। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा इस मामले की जांच करेंगे। हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा इस मामले की जांच करेंगे, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही सीएम ने यह भी आदेश दिया है कि सभी घायलों का उचित इलाज हो। अनामिका सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अनामिका, एक तरफ बड़ा हादसा सोनभद्र में, दूसरी तरफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बिल्कुल, देखिए, एक निजी कंपनी जो है लैंको कंपनी के थर्मल पावर प्लांट में इतनी बड़ी जो घटना हुई है उसका मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। हालांकि फौरी तौर पर ये कहा गया है कि जो भी वहां पे घायल हैं उनको समुचित इलाज मिले, जल्दी से जल्दी इलाज मिले। और इसके अलावा इतनी बड़ी घटना में लापरवाही किसकी है कि क्या वो हालात बने, क्या वहां पर एहतियात के लिए जो प्रबंध होना चाहिए था वो नहीं था, ये तमाम सारे पॉइंट्स है जिसको लेकर जांच का विषय है। और इसी जांच की जिम्मेदारी दी गई है अपर मुख्य सचिव ऊर्जा को। और ये कहा गया कि जल्द से जल्द पूरे मामले की जांच कर जो जिम्मेदारी है वो तय की जाए, यानी कि इस जांच के बाद कुछ जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई होना भी तय है। फिलहाल इतनी बड़ी घटना पर संवेदना जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी जो घायल हैं उनके ठीक होने की कामना की और ये अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जो घायल हैं उनको जल्द से जल्द जहां पे भी संभव हो सके, प्राइवेट में या सरकारी में या स्थानीय अस्पताल में, तुरंत पहुंचाया जाए। जी अनामिका, धन्यवाद इस पर पूरी जानकारी देने के लिए। अनपरा विद्युत परियोजना जहां पर यह हादसा हुआ, बॉयलर गिरने से यहां पर सैकड़ों की संख्या में मजदूर फंस गए हैं। 13 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। सी लैंको परियोजना की यूनिट में यह हादसा हुआ है। यूनिट नंबर 2 का मामला है जहां पर एक बॉयलर गिर गया और इस बॉयलर के गिरने के बाद 13 से ज्यादा मजदूर जख्मी हो गए हैं। अब बताया जा रहा है कि दर्जनों मजदूर अब भी यहां पर फंसे हुए हैं। रेस्क्यू का काम भी चल रहा है। घायलों को हॉस्पिटल ले जाया गया है और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अनपरा विद्युत परियोजना एक निजी परियोजना और यहां पर ही यह हादसा हुआ है। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और मामले की जांच के बाद यह तय हो पाएगा कि आखिर लापरवाही किसकी। लेकिन एक बात तो तय है कि यहां पर एक बहुत बड़ी लापरवाही हुई जिसका खामियाजा देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में मजदूर और उनके परिजन जो है वो बाहर, फैक्ट्री के बाहर भी यहां इकट्ठा हो गए हैं। लैंको पावर प्लांट में मेंटेनेंस वर्क चल रहा था। आज तड़के वहाँ पे एक दुर्घटना घटी है जिसमें कि टीन शेड गिरने की वजह से वहाँ पर काम कर रहे 13 श्रमिक घायल हो गए थे। इसमें से 5 को ज़्यादा चोट थी। उनका इलाज अभी जयंत सिंगरौली स्थित अस्पताल में चल रहा है और 8 मजदूरों को प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया है। कोई भी मजदूर वहाँ पर फंसा हुआ नहीं है। स्थानीय पुलिस भी मौके पर मौजूद है और वहाँ कोई कानून व्यवस्था आदि की समस्या फिलहाल नहीं है। लैंको में शटडाउन किया है और शटडाउन पावर में को दिया गया है। पावर काम पार्टी है, जो भाड़ा जो है बना गया वो भाड़ा गलत तरीके से है, सिस्टम कुल भस गया है। उसमें सैकड़ों मजदूर दबे हुए हैं। उसमें लैंको के उसमें हालात ये है कि मजदूर जाना चाह रहे हैं जो ड्यूटी में है अंदर लैंको, उनको भी नहीं जाने दे रही है। जो बाहर में मजदूर काम कर रहे हैं उनको बाहर कर दी। क्या हो रहा है अंदर में कोई पता नहीं है। मजदूरों में असंतोष की भावना भड़क रही है। क्या प्रशासन यहाँ पर मौके पर पहुँच चुकी है? प्रशासन गई अंदर। अभी हमने मांग किया है कि 10 मजदूर जाएं अंदर, पहले देखें वहाँ क्या है। बोले प्रशासन बोलिए कि हम जा करके आ रहे हैं तो चलें लोग 10 लोग, कोई बात नहीं। तो सुना आपने, लोगों में गुस्सा है, मजदूरों में गुस्सा है। इस बात को लेकर उन्हें नाराजगी है कि इतना बड़ा हादसा हुआ लेकिन उनके साथ प्रशासन का व्यवहार अच्छा नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमें भगा दिया जा रहा है, अंदर क्या हो रहा है इस बात की जानकारी मजदूरों और उनके परिजनों को भी नहीं दी जा रही। हालांकि पुलिस का कहना है कि जितने मजदूर हैं उन्हें बाहर निकाल लिया गया है। सीएम ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। इधर बागपत से बड़ी खबर, जहां पर प्रधान पद के प्रत्याशी को गोली मारने की खबर आ रही है। गंभीर हालत में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बड़ौत कोतवाली के ओसिक्का गांव का यह मामला है जहां पर प्रधान पद के लिए प्रत्याशी पर गोली चली है। शहजाद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शहजाद, ये कब की है वारदात और इस वक्त क्या स्थिति है उस शख्स की? देखिए प्रीति, देर रात की घटना है जहां बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के ओसिक्का गांव की नहर पर जो है पूर्व प्रधान है शकील, उनको गोली मार दी गई है। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। अज्ञात बदमाशों ने उनको 2 गोली मारी। एक गोली उनके जांघ में लगी है और एक छाती में लगी है, जिसके चलते उन्हें जो है हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। जी, पुलिस का किसी को आरोपी बनाया गया है?
देखिए, जो बदमाश थे वो अज्ञात थे और अंधेरे में वो गोली मारकर फरार हो गए। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जो है मामला दर्ज कर लिया है, अज्ञात बदमाशों के खिलाफ और पड़ताल में जुट गई है। जी शहजाद, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, पूर्व प्रधान है और इस बार भी प्रत्याशी जिन पर गोली चली इस वक्त हॉस्पिटल में भर्ती है। इधर यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण के लिए नामांकन का आज दूसरा दिन है और आखिरी दिन भी 15 अप्रैल को पहले चरण के लिए सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, झांसी, महोबा, प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, जौनपुर और भदोही में 18 जिलों में मतदान होना है, जिसके लिए नामांकन का आज दूसरा दिन है। नामांकन केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कोविड प्रोटोकॉल के पालन की भी कोशिश हो रही है और हर जगह पर लंबी लंबी कतार उन लोगों की लगी है जो कि नामांकन के लिए पहुंचे हैं। पंचायत चुनाव के नामांकन का दूसरा दिन, 18 जिलों में पहले चरण में मतदान होना है और उसके लिए लंबी लंबी कतार नामांकन के लिए लोगों की लग रही हर जगह। कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को आगामी 15 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए जिलों के जिला पंचायत सदस्य पद पर अपने समर्थित प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बताया कि कांग्रेस इस बार यूपी में पूरी ताकत के साथ पंचायत चुनाव लड़ेगी। हालांकि सभी पार्टियां ही ताकत आजमा रही हैं। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले बहुत ही अहम चुनाव इसे माना जा रहा है। खासकर जमीन पर जो गांव की सरकार है उसमें अपनी उपस्थिति सभी मजबूती से दर्ज कराना चाहते हैं। और इस वक्त रामगोपाल द्विवेदी गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरिफ आगरा से हमारे साथ मौजूद है, श्याम तिवारी कानपुर से, मोहन कृष्ण रायबरेली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामगोपाल का रुख करेंगे। रामगोपाल, पहले चरण के लिए यहां पर भी मतदान होना है, नामांकन का आज दूसरा दिन है, कितनी बड़ी तादाद में नामांकन के लिए यहां पर पहुंचे हैं लोग? चूंकि अभी सुबह का वक्त है तो इस कारण मैं कलेक्ट्रेट परिसर में खड़ा हूं जहां पे जिला पंचायत के सदस्यों का नामांकन होना है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि बस इक्का दुक्का लोग ही यहां पे आए हुए हैं और आराम से वो जाके अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं। हालांकि जो पहले दिन मतलब कल की अगर हम बात करें कि 900 से ऊपर लोगों ने यहाँ पे नामांकन दाखिल किया था। इसी तरीके से प्रधान पद की अगर हम बात करें तो वहाँ उसमें भी करीब 5000 के लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। यानी कि नामांकन के पहले दिन ही जम के लोगों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल कर दिए हैं। आज दूसरा दिन है तो दूसरे दिन अभी सुबह का भी वक्त है तो इस कारण से अभी बहुत कम लोग लाइन में लगे हुए हैं। और यहाँ पे अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था में कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर आने दिया जा रहा है जो प्रत्याशी हैं या उनके प्रस्तावक हैं और साथ ही बिना मास्क के लोग भले कम है और लोग भले ही कम है लेकिन उनके बीच दूरी हो, इसे मेंटेन कराना प्रशासन के लिए चुनौती यहाँ भी दिख रही है। गिनकर यहाँ 5-6 लोग इस वक्त मौजूद हैं लेकिन वो भी चिपक चिपक के खड़े हैं। आपके पास लौटूंगी। आरिफ हमारे साथ आगरा से जुड़े हैं। आरिफ, आगरा में किस तरह का उत्साह, किस तरह की व्यवस्था देखने को मिल रही है? नामांकन का दूसरा दिन है, जाहिर सी बात है कि जितने लोग बचे होंगे वो सभी आना चाहेंगे आज नामांकन के लिए और इसी बीच कोविड उसका डर भी। देखिए, बिल्कुल 15 अप्रैल को चुनाव होना है, उसके लिए आज दूसरा दिन है नामांकन का, आखिरी दिन है, लिहाजा उम्मीद की तैयारी है आखिरी दिन तमाम लोगों की भीड़ इकट्ठी होगी। कल दोपहर के बाद जो कलेक्ट्रेट परिसर के आसपास भीड़ जमा हुई उससे साफ जाहिर लग रहा था कि लोग बड़ी संख्या में चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इस वक्त क्या हालात है कलेक्ट्रेट परिसर के गेट का ठीक पीछे आप तस्वीरों में देख सकती हैं। तमाम यहाँ फोर्स मौजूद है, पीएससी के जवान यहाँ मौजूद है, पुलिस के जवान यहाँ मौजूद है, लेकिन अभी 1-2 लोग यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि अभी भीड़ बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो हालात दिखाई देंगे 11 बजे के आसपास दिखाई देंगे। 11 बजे के आसपास बड़ी संख्या में यहाँ लोग नामांकन करने आएंगे। तो साफ तौर पर जो 15 अप्रैल का चुनाव होना है बहुत अहम है, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, सबके लिए बहुत अहम चुनाव होने जा रहा है। और 15 को ही जिन जगहों पर वोटिंग होनी है उनमें कानपुर भी शामिल है। कानपुर से इस वक्त श्याम तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। श्याम, यहाँ पर पहले दिन, नामांकन के पहले दिन कितने लोग पहुंचे थे अलग अलग पदों पर नामांकन के लिए? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से कानपुर में कल उत्साह देखने को मिला, कल 3000 से अधिक जो प्रधान पद के प्रत्याशी हैं उन्होंने नामांकन कराया। इसके अलावा बड़ी संख्या में बीडीसी ने भी नामांकन कराया और हम खड़े हैं जिला पंचायत
में जहां पर आज नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और आपको बता दें 32 जिला पंचायत के पद हैं, जिसके लिए कल भारी संख्या में लोगों ने नामांकन कराया। लेकिन आज अभी क्योंकि सुबह का समय है तो अभी इक्का दुक्का लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आपको बता दें कल शाम को जो 5 लोग रह गए थे नामांकन कराने से, उनके कागजात पूरी नहीं थे, वो सुबह सुबह आकर नामांकन करा चुके हैं। इसके अलावा जैसे जैसे दिन चढ़ेगा यहाँ पर लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। आपको बता दें कि जो कलेक्ट्रेट परिसर में जिला पंचायत का कार्यालय है, उसके आसपास दोनों तरफ से जो रास्ते यहाँ पर आते हैं वहाँ पर भारी पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की गई है, जिससे कि यहाँ पर जो सदस्य नामांकन कराने के लिए आ रहे हैं उनके साथ भीड़ यहाँ पर ना आ पाए। जिस तरीके से गाइडलाइन दी गई है कि एक सदस्य के साथ में एक ही प्रस्तावक अंदर जाएगा, उसको सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है, क्योंकि आज नामांकन का दूसरा और आखिरी दिन है। तो उम्मीद कानपुर में भी अभी कह सकते हैं कि अभी सुबह के 9 बजे हैं, 8 बजे से नामांकन की शुरुआत हुई, लेकिन लोगों की संख्या कम ही देखने को मिल रही है। 10-11 जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे लोगों की संख्या यहाँ बढ़ेगी। मोहन कृष्ण का रुख करेंगे रायबरेली से। मोहन, रायबरेली की बात करें तो कांग्रेस के लिए इकलौती ये जगह है जहां पर उसकी स्थिति मजबूत है, और पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जो कवायद की है, कह रहे हैं कि हम बहुत ही मजबूती से लड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हालात है, कितने उम्मीदवार इस वक्त चुनाव मैदान में अलग अलग पार्टियों के? जी, आपको बताना चाहेंगे आज नामांकन का दूसरा दिन है और यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर में हम खड़े हैं। अभी सुबह का समय है। आप सभी को रोकेंगे। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मुख्तार अंसारी से जुड़ी एक बड़ी खबर। पंजाब सरकार ने यूपी सरकार को चिट्ठी लिखी है। यूपी के प्रमुख सचिव गृह को पंजाब सरकार की ओर से चिट्ठी भेजी गई है। रोपड़ जेल से बांदा शिफ्ट करने के लिए ये चिट्ठी लिखी गई। मुख्तार को शिफ्ट करने की व्यवस्था करें, ये पंजाब सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश को चिट्ठी लिखी गई। पंजाब सरकार ने चिट्ठी में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 8 अप्रैल को मुख्तार अंसारी को शिफ्ट किया जाए। ये बड़ी खबर आ रही है। इससे पहले एक मामले में रोपड़ जिला अदालत में पेशी हुई थी मुख्तार अंसारी की, और उस मामले में 12 तारीख को अगली सुनवाई है। तो कहा जा रहा था कि शायद उस वक्त तक रुक जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कि आदेश दिया था कि जल्द से जल्द व्यवस्था की जाए मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी भेजने की, तो उसके तहत 8 अप्रैल को मुख्तार अंसारी को शिफ्ट किया जाए, ये व्यवस्था की जाए। पंजाब सरकार की ओर से चिट्ठी लिखी गई है उत्तर प्रदेश सरकार को। इससे पहले लगातार पंजाब सरकार आरोपों के घेरे में कि मुख्तार अंसारी को किसी न किसी तरीके से पंजाब में ही रोकने की व्यवस्था कर रही है। पंजाब सरकार कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी को मदद पहुंचा रही है, और अब जब गेंद जो है वो लगातार सवाल जो उठ रहे थे पंजाब सरकार पर, तो पंजाब सरकार की ओर से चिट्ठी लिखी गई है उत्तर प्रदेश को, और ये चिट्ठी लिखी गई है प्रमुख सचिव गृह को पंजाब सरकार की ओर से कि व्यवस्था की जाए, रोपड़ जेल से बांदा जेल में शिफ्ट करने की व्यवस्था की जाए। इससे पहले बांदा जेल में ही, पंजाब के रोपड़ जेल जाने से पहले यूपी के बांदा जेल में ही मुख्तार अंसारी थे। इस वक्त हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ मौजूद है। अजीत, ये चिट्ठी लिखी गई है, 8 तारीख का जिक्र है इसमें, क्या 8 को होगी शिफ्टिंग या उससे पहले भी मुमकिन है? देखिए, बिल्कुल मिनका, पंजाब सरकार की तरफ से यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी को चिट्ठी लिखी गई, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल से बांदा जेल में शिफ्ट करने के लिए यूपी सरकार बंदोबस्त करे। चिट्ठी में इस बात का भी जिक्र है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो 8 अप्रैल तक 14 दिन पूरा हो जाता है, तो 8 के पहले ही उन्हें शिफ्ट किया जा सके। पंजाब सरकार ने चिट्ठी में इस बात का भी मेनका जिक्र किया है कि शिफ्टिंग का जो अरेंजमेंट है वो यूपी सरकार पूरी तरह से करे। साथ ही इस बात को भी चिट्ठी में कहा गया है कि शिफ्टिंग के लिए जिस वाहन का बंदोबस्त किया जाए उस वक्त मुख्तार अंसारी की मेडिकल रिपोर्ट का ध्यान रखा जाए, क्योंकि चिट्ठी में मोहाली कोर्ट में जो पेशी का जिक्र है वो भी पंजाब सरकार की तरफ से किया गया है। तो पूरी जो मुख्तार की शिफ्टिंग को लेकर पंजाब सरकार की तरफ से एक तरह से कहा जाए तो ये हरी झंडी है, और यूपी सरकार को चिट्ठी लिखी गई, क्योंकि 8 तारीख को हरी झंडी जरूर है, लेकिन कोई रास्ता भी पंजाब सरकार के पास अब बचा नहीं था। ऐसे में उन्हें हरी झंडी देनी ही थी, लेकिन यहाँ पर जो जिक्र उन्होंने वाहन का भी कर दिया, और कहीं ना कहीं सिंपैथी वहां भी नजर आ रही है। धन्यवाद अजीत इस वक्त पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। तो पंजाब सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश को यह चिट्ठी लिखी गई है कि व्यवस्था करें। हालांकि इस बात पर भी उत्तर प्रदेश और पंजाब के बीच तनातनी है कि किस तरह से शिफ्टिंग होगी। यूपी पुलिस का कहना है कि बांदा जेल तक पहुंचाए पंजाब पुलिस का कहना है कि यूपी पुलिस आए। जालौन से बहुत ही गंभीर खबर सामने आई, जहां पर एक सचिव पर नॉमिनेशन फॉर्म के लिए ज्यादा पैसे मांगने के आरोप लगे हैं। यहां पर नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए पहुंचे थे प्रत्याशी और उनसे 150 रुपए की जगह 200 रुपए मांगने का आरोप लगा है सचिव पर। पर्चा के लिए ज्यादा पैसे मांगने का आरोप यहां पर लगाया जा रहा है।